बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। ये दोनों ऑक्सीजन एटम है जो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, और ये कार्बन एटम है जिसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये एज अ ऑक्सीजन अपने आप को रोल प्ले में देख सक रहे होंगे और ये अपने आप को कार्बन के रूप में एज्यूम कर रहे होंगे। तो हमारा फाइनल स्टेप, पहला स्टेप हो गया, प्लान मैंने कर दिया, सिलेक्शन रोल प्ले है इसका, मैंने सिलेक्शन कर लिया, मैंने स्टेज का सेटिंग कर लिया, अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन करूंगी। अब हमारा O2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, O2 का बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ पर CO2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हमारे डबल बॉन्ड है, ये हमारे डबल बॉन्ड है। हमने मॉडिफिकेशन कर लिया, अब हम डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन करेंगे। डिस्कशन में आप लोग को यहाँ आप देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ आराम से देख पा रहे होंगे कि कार्बन के जैसे 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ 4 बॉन्ड पूरी तरीके से दिख रहा है हमारा। गुड आफ्टरनून मैम। तो मैंने जैसे आपको अभी एक रोल पे छोटा सा करके दिखाया कि CO2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसी को अगर हम कोई बड़े लेवल पे करना चाहें तो हम बड़े किसी एक्ट का भी इसी तरह ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं और हम वहाँ पर बाकी के स्टेप्स वहाँ फॉलो होंगे, जैसे उसका प्रैक्टिस करना, फिर रीइवैल्यूएशन करना अगर कुछ गड़बड़ी है तो, और फिर फाइनल परफॉर्मेंस देना। अब मैं चलती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटाइजेशन एंड रोल प्ले पर। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गिव रियल एंड कंक्रीट कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि जब कभी भी हम कुछ चीज देखते हैं तो हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बता रही हूँ तो हो सकता है आप उसको इमेजिन कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर मैं उस एक्ट को यहाँ करके दिखाऊं, आपको रानी लक्ष्मीबाई के रोल को दे दूं, तो आप उसको भली भांति अपने ऊपर एज्यूम कर पाएंगे और उसको अच्छे से फील भी कर पाएंगे। सेकेंड है हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्या होता है कि जैसे हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। अगर कोई इंसान है, अगर कोई बच्चा है जो कि पुलिस बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है और हमने एक रोल प्ले में उसे पुलिस या उसके मनपसंद कैरेक्टर को के रोल में उसको डाल दिया, तो वो अपने आप को और ज्यादा अच्छे तरीके से वहाँ एक्सप्रेस कर पाएगा, वो वहाँ और ज्यादा फीलिंग डाल करके उस रोल को प्ले कर पाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशलाइजेशन। एक ड्रामा जब होता है तो उसे ऑर्गेनाइज वे में होना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा तो सारी चीजें क्या हो रही है किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे बच्चों में आता है कि वो अपने लाइफ में भी ऑर्गेनाइज कैसे रह सकते हैं। और चूंकि ड्रामा 4-5 लोगों के साथ एक ग्रुप में होता है तो उसमें क्या होता है, उनका सोशल इंटरेक्शन भी अच्छा होता है एक दूसरे के साथ, वो आपस में रह के काम करना सीखते हैं। फोर्थ है मोटिवेशन फॉर लर्निंग। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि जाइए आप, अगर कोई संवाद है जैसे कि 5 क्लास के बुक में एक है अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी, अगर मैंने उन्हें बोल दिया कि आप जाइए जा करके बस अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी पढ़ लीजिए, तो हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ेंगे कुछ बच्चे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ हर एक बच्चे को एक एक रोल दे दूँ, आप बोलूँ कि आप पढ़ करके आइए, तो वो उसको पढ़ेंगे और उन्हें बता दूँ कि आप यहाँ पर उसको प्ले करना है, तो वो अपना ही नहीं साथ में दूसरों का भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब पहला आदमी अपना डायलॉग्स डिलीवर कर रहा होगा तो उसे पता होनी चाहिए दूसरे वाले को कि हमें कब अपना डायलॉग देना है, तो वो सारी कुछ को पढ़ के आएंगे। तो इससे हुआ हमारा कि मोटिवेशन मिलेगा उन्हें लर्निंग का। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल है। तो हम ये जानते हैं कि लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका ऑडियो विजुअल है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी जो लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं जब हम पिक्चर्स या कुछ ड्रामा देखते हैं, जैसे हमने रामायण का बचपन में हमने उसका पूरा का पूरा एक सीरियल देखा है, पूरा ड्रामा देखा है, तो वो चीज़ हमें अभी तक याद है। खैर हमने उसे पढ़ा भी है लेकिन वो चीज़ हमें ज़्यादा याद है जो हमने देखा है। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप तुरंत बोल देंगे कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा कि 4 बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, आप फिर से बताओ। तो यहाँ होता है कि इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है तो लर्निंग ज्यादा एप्रोप्रिएट होती है। नेक्स्ट है डेवलप सिंथेटिक अंडरस्टैंडिंग। अगर मैंने आपको कोई रोल दिया, जैसे मैंने किसी बच्चे को रानी लक्ष्मीबाई का ही रोल दे दिया, तो अब वो उस रोल को निभाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या अपने
किरदार में देखा, किन किन परेशानियों से वो जूझी, वो उससे आत्मिक रूप पे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामेटाइजेशन और रोल प्ले। अब मैं इसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स बताना चाहती हूँ। मेरिट पहला है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। पहला है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। हर बच्चे के अंदर में कुछ ना कुछ उनकी खुद की प्रतिभा होती है। अगर हम एक ड्रामा प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर हम हर बच्चे से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है इस ड्रामा को इस तरह से किया जाए, तो हमारे पास अलग अलग तरह के जवाब आएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इस बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है। तो ये हुआ पहला मेरिट। दूसरा है नॉलेज बाय एक्टिविटी। हम ये जानते हैं कि जो नॉलेज हमें एक्टिविटी करके मिलता है वो नॉलेज हमारे साथ बहुत टाइम तक रहता है। जैसे कि अगर हम लोग भी क्लास में बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, तो जिस एक्टिविटी में हम खुद इन्वॉल्व होते हैं वो सारी एक्टिविटीज हमें काफी टाइम तक याद होती है और वो हमें एग्जाम में भी हेल्प करता है। स्किल डेवलपमेंट, सारे बच्चे के लिए अपने जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, या कुछ होते भी हैं तो वो सामने आकर के बोल नहीं पाते, वो इंट्रोवर्टेड रहते हैं। जैसे कि स्पीकिंग स्किल हो गया, उनकी क्रिएटिविटी हो गया, ये सारे स्किल्स को भी आगे लाने में रोल प्ले एंड ड्रामा हेल्प करता है। लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। क्या होता है कि अगर हम कुछ करके सीख रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं, तो इससे जो लर्निंग की एक्टिविटी है वो और ज्यादा इंटरेस्ट होगी, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट से देखेंगे कि आखिर स्टेज पे हो क्या रहा है, उनका टॉपिक से ध्यान नहीं भटकेगा। प्रोवाइड अ चेंज फ्रॉम रीडिंग ऑफ बुक। रीडिंग बुक, बच्चों को बुक्स पढ़ना उतना पसंद नहीं आता है जितना कि उन्हें कुछ चीज देखना पसंद आता है। जो अब हमें बच्चों को नॉलेज भी देना है और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। तो हम उनको कैसे नॉलेज दे सकते हैं? हम उनको ड्रामा एंड रोल प्ले के थ्रू दे सकते हैं। इसके डीमेरिट्स है वेस्टेज ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा प्ले कंडक्ट होगा तो इसमें टाइम लगेगा और हो सकता है कि सिलेबस इसमें पीछे हो जाए। दूसरा है एप्रीहेंशन ऑफ डिसिप्लिन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि आशंका हो सकती है कि क्लास का डेकोरम है और जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन ना हो सके। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर टीचर्स यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं बच्चों को ऑर्गेनाइज करने में, तो हो सकता है कुछ बच्चे उस दौरान अपना क्लास में बातचीत करें। लैक ऑफ नॉलेज इन द आर्ट ऑफ ड्रामा। इसमें जो टीचर इसको परफॉर्म करवा रहे हैं उनको ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ड्रामा का डायलॉग डिलीवरी कैसे करना है। जैसे अभी भी जैसे हमारे जो ड्रामा का प्रैक्टिस हो रहा है या पोयम का प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसमें टीचर्स खास करके ध्यान दे रहे हैं कि जो पोयम बोला जा रहा है वो पूरे भाव के साथ बोला जाए। तो इसकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ऑफ डायलॉग्स, जैसे अब हम डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं तो कौन सा डायलॉग कहाँ एप्रोप्रिएट है, कहाँ नहीं है, कौन सा कहाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये चीजें भी इसमें बहुत देखने की जरूरत होती है। लैक ऑफ सीरियसनेस। कभी कभी होता है कुछ बच्चों को बुक्स पढ़ना पसंद आता है, उन्हें क्या चल रहा है वो देखना पसंद नहीं आता है, तो वहाँ पर उनका सीरियसनेस नहीं रहता है क्लास की तरफ, तो फिर वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। So हमने देखा क्या कि रोल प्ले और ड्रामा अगर उसके नेगेटिविटी को छोड़ दें, जैसे कि टाइम वेस्टेज, जितना भी नेगेटिव है इसको अगर छोड़ दें, बाकी सारा चीज जो है इसमें अच्छा है, ठीक है। इससे बच्चा जो होता है, जो सीखता है वो अपने जीवन पर्यंत तक उसको रखता है, उससे सीखा हुआ जो ज्ञान है वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन जो होता है एक अच्छा प्रभावशाली टीचिंग मेथड है, ठीक है। थैंक यू।